लोक प्रशासन एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम नौकरशाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो अभी तक हमने नौकरशाही के ऊपर मैक्स वेबर के विचारों का गहनता से अध्ययन किया और इसके अंतर्गत हमने यह देखा कि वेबर ने नौकरशाही को एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र के रूप में माना है जो स्थायित्व, नियंत्रण, कार्यकुशलता, विशेषज्ञता और प्रभावशीलता की दृष्टि से विशेषकर एक लोकतंत्र में एक अपरिहार्य प्रशासनिक तंत्र के रूप में उभरता है। किंतु रैमसे-म्यूर जो है और बाद में हम देखेंगे रॉबर्ट मर्टन हैं और मैक्सिम मार्क्स हैं और कार्ल मार्क्स हैं। ये सभी जो है प्रबल विरोधी हैं नौकरशाही प्रकार के प्रशासनिक तंत्र के। यूँ कह लें कि नौकरशाही प्रकार की जो प्रशासनिक तंत्र है या जो एक सांगठनिक ढांचा होता है उसमें वो अनेक प्रकार के अंतर्निहित दोष पाते हैं। सबसे पहले रैमसे-म्यूर की क्या टिप्पणी है ये हम देखें। नौकरशाही ने सरकार के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर ली है। ये उनका कहना है। वो ये मानते हैं कि इसने लोकतंत्र के आड़ में विधायिका, वित्त और कार्यपालिका कार्यों में एक दानव की भांति अपने आकार और प्रभाव का विस्तार कर लिया है और इस प्रकार से इसने लोकतंत्र की ही हत्या कर दी है। यानी जिस लोकतंत्र की वजह से नौकरशाही का उदय होता है उसी की उसने हत्या कर दी, क्योंकि यह जो है नागरिक स्वतंत्रता का विरोधी है। ये अपनी शक्तियों को बढ़ाती है और नागरिकों के साथ मनमाने तरीके से व्यवहार करती है। दूसरी बात, कानून की नज़रों में नौकरशाही की स्वयं की कोई आधिकारिक सत्ता नहीं है। यानी कि सत्ता तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जो मंत्री होते हैं उनको होती है। वो वास्तविक रूप में निर्णय लेते हैं, वो वास्तविक रूप में लोक नीतियों के सफल होने या विफल होने के लिए उत्तरदायी हैं। नौकरशाही उनके अधीन रहकर कार्य करती है। नौकरशाही मात्र उन नीतियों को क्रियान्वित करती है, उसने फैसले नहीं लिए। इसलिए फैसले सही थे या गलत थे इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होती। इसलिए विधिक दृष्टि से नौकरशाही की स्वयं की कोई आधिकारिक सत्ता नहीं। वो तटस्थ है, निष्पक्ष है, अनाम है। वह तो मात्र राजनीतिक प्रतिनिधियों के अधीन कार्यरत एक प्रशासनिक निकाय मात्र है, किंतु व्यवहार में नियमों, प्रक्रियाओं और गोपनीयता के लबादे में छिपकर यह एक अनुत्तरदायी प्रभावी सत्ता के रूप में फलती फूलती है। यानी जो नियम प्रक्रियाएं हैं और उससे उसने क्या कर लिया है, जैसे आप बहुत ही एक आरोप का विषय लगता है, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। गोपनीयता का जो है एक कानून है, लॉ ऑफ सिक्रेसी। और ये जो सिक्रेसी यानी कि राजकीय जो कार्य हैं उनके बारे में सूचनाएं लोगों को न दिए जाना, यह कह के कि यह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होगा। तो बहुत सारे ऐसे कार्यों को जनता से दूर रखने के लिए गोपनीयता का कानून बना दिया जाता है और यह दर्शाया जाता है कि यह राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, जबकि लोकतंत्र में कोई भी ऐसी सूचना होनी ही नहीं चाहिए जो उनके साथ शेयर न की जा सके, क्योंकि यह व्यवस्था तो जनता के सहयोग से और जनता की सक्रिय भागीदारी से चलाया जाना था और जनहित के लिए ही चलाया जाना था। फिर इसमें राष्ट्रहित के नाम पर जनता से सूचनाएं जो है शेयर न करना, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि नौकरशाही उन सभी निर्णय प्रक्रियाओं को, उन सभी निहितार्थ जो मूल्य हैं या हित है उनको छिपाना चाहती है। वो बताना नहीं चाहती कि आखिरकार उसने ऐसे फैसले क्यों लिए और इससे किसको लाभ हुआ। इसलिए यह एक अनुत्तरदायी प्रभावी सत्ता के रूप में कार्य करती है। तो रैमसे-म्यूर का जो कहना है वो ये है कि नौकरशाही जो है वो एक अनुत्तरदायी किंतु बहुत ही शक्तिशाली शासन केंद्र के रूप में उभर कर आती है।
लॉर्ड हेवर्ड भी नौकरशाही की शक्ति और सत्ता को नवीन निरंकुशवाद की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं ये नए प्रकार का एक निरंकुशवाद है। पहले राजा हुआ करते थे और अब जो है नौकरशाह होने लगे। यह जो है मनमानीपन तरीके से कार्य करते हैं। अब इनके निर्देशों और आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं वो करते हैं। इसलिए वो इसको नवीन निरंकुशवाद की संज्ञा देते हैं। थॉमस कार्लाइल तो इसे महाद्वीपीय संकट कहते हैं कि यह जो है एक प्रकार की बीमारी है। वो सब जगह फैलती जा रही है, पूरे महाद्वीपों में फैल गई है। इसी तरह ह्यूज जो किनले साइड बड़े विस्तार से इसके चरित्र का अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करके कहते हैं कि ये अत्यधिक शंकालु किस्म के नौकरशाही जो होती है वह अत्यधिक शंकालु होती है, नियमों में मीन मेख निकालने वाली और अपने अधीनस्थों के प्रति बहुत ही अमानवीय व्यवहार, लेकिन उच्च अधिकारियों के प्रति इनमें चापलूसी की भावना होती है। और जितने भी महत्वपूर्ण जो मामले हैं उसमें जहाँ निर्णय लिए जाना है, ऐसे मामलों को टालने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है उत्तरदायित्व से। ऐसे मामलों को उच्च अधिकारियों के पास भेज देती है ताकि जो है उसे अधिक समय मिल जाए और उच्च अधिकारी जैसे उसको निर्देश देंगे वैसा वो कार्य करे। इसके पीछे जो भावना है कि यह जो निर्णय है यह उच्च अधिकारियों ने लिया है और जैसा उन्होंने कहा हमने ऐसा किया। तो ये जो एक प्रवृत्ति है टालने की प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व से बचने की, तो इसकी वजह से नौकरशाही जो है वो एक अच्छी संस्था नहीं कही जा सकती, एक सही प्रशासनिक तंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जो अधिकारी हैं वो फैसले लेने से क्या करते हैं, बचते हैं और ये टालने की प्रवृत्ति होती। तो जिस वक्त निर्णय लिया जाना चाहिए उस वक्त निर्णय नहीं लिया जाता। प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व से बचने की कोशिश करता है और इस प्रकार यह पूरी संस्था जो है वह विलंब और अनुत्तरदायी प्रकार, विलंब से कार्य करना, समय पर काम न करना, इमरजेंसी किस्म के कार्य भी हो तो भी आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये जो है सही निर्णय ले पाएगी, क्योंकि ये हमेशा निर्णयों को अपने उच्च अधिकारियों के पास प्रेषित करके उनसे मार्गदर्शन की मांग करती रहती है। तो इसलिए ये जो नौकरशाही है एक अमानवीय, असंवेदनशील, अनुत्तरदायी और अकार्यकुशल, खर्चीली, अनुत्पादक वर्ग है। यानी ये इससे जो अपेक्षा की जाती है कि यह जो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन करे, लोगों तक उनको पहुंचाए, तो जिस मात्रा में, जिस समय में इससे जो अपेक्षा की जाती है वो पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें कुछ इसके जो विशेषताएं हैं, काम करने के जो तौर तरीके हैं वह उत्पादक नहीं और प्रभावी नहीं है। तो इसलिए इसका उद्देश्य किसके ऊपर रहता है, यह तो मात्र जो है अपनी शक्तियों को, अपने हितों को और जो है अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें कि नौकरशाही की आलोचना के प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो पहली बात यह है कि यह तो जनता की मांग की उपेक्षा करती है, अपनी दृष्टि से जनता की आवश्यकताओं को परिभाषित करती है और इनका जो ये रहता है कि जनता की जो मांग है उस मांग के अनुसार नहीं, बल्कि वो जिस तरीके से उसकी ज़रूरतों को परिभाषित करते हैं। ये तो वही बात होगी जैसे एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। बच्चे की इच्छा के बजाय आप जो है अपने मूल्य और अपने सिद्धांतों को उसके ऊपर है ना थोपते हैं, यह कह के कि यह तुम्हारे लिए सही है। तो आप नागरिकों को बच्चे से ज़्यादा नहीं मानते, इसलिए जनता की मांगों की उपेक्षा हो जाती है। लोक मत महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपकी दृष्टि में लोकहित क्या है वो आप उसको, वो राइडर बन जाता है, उसी चीज़ को आप जो है महत्व देते। तो इस प्रकार से एक अभिभावक बनने की एक प्रवृत्ति होती है नौकरशाही में, और वो फैसले करना चाहती है, लोक मांग की या लोक मत की उपेक्षा करती है। वो जो सही सोचती है उसे लगता है कि हमारी सोच सही है, जनता की जो सोच है
वह उसकी उसकी जो ज़रूरतें हैं उसका सही तरीके से उसको परिभाषित करना और उसको क्या देना है, किस मात्रा में देना है, किस रूप में देना है, इसका निर्धारण भी वो स्वयं करना चाहती है। तो यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक निश्चित रूप से नहीं है। फिर दूसरी बात, लाल फीताशाही की बात कही जाती है। अक्सर नौकरशाही के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि यह जो है नियम प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक इसमें झुकाव होता है, उचित माध्यम से कार्य करने पर बल देती है और इसका अंततः अगर आप विश्लेषण करें तो ये उद्देश्य को भुलाकर प्रक्रिया को अधिक महत्व देती है। तो ये जो रेड टेपिज्म है इसका मतलब यही है कि हम कार्यों में विलंब होना, उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश करना, यह आकार में वृद्धि की इसमें असीम लालसा होती है। पार्किंसंस कहते हैं कि नौकरशाही प्रत्येक वर्ष अपने आकार में औसतन 5.75% की वृद्धि कर लेती है। अधिकारी क्या करते हैं, अपने कार्यों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत काम है, कार्य का बोझ अधिक है, मुझे सहायक की आवश्यकता चाहिए। इस प्रकार से वो सहायक प्राप्त करते हैं, एक नया पद आता है और उनको जो है वो सहायक फिर अपने कार्यों को बढ़ाकर और फिर अपने सहायक की मांग करता है। तो इस प्रकार से क्या है कि नौकरशाही में कार्य बढ़ते चले जाते, नए नए पदों की रचना होती चली जाती है। अब मर्टन जो है उन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो अवधारणा है, दृष्टिकोण है लोक प्रशासन की अध्ययन करने का, उस दृष्टि से उसमें एक नवीन पक्ष जोड़ दिया कि संरचनाएं जो भी कार्य करती हैं वो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी कार्य जो है प्रक्रियात्मक हो, यानी जो उद्देश्यपरक हो। सीधी सी बात यह है, बहुत सारे संरचनाएं ऐसी कार्य भी अंजाम देती हैं जो उनके जो मूल उद्देश्य हैं उसका विरोधी बन जाती है, यानी वो एक बहुत बड़ी बाधा पैदा कर लेते हैं। यानी संरचनाएं अनेक प्रकार के काम करती है, उसमें से कुछ कार्य तो उनके उद्देश्यों को पूरा करने में लाभकारी हैं, हितकारी हैं, यूँ कह लें कि सहायक है, और कुछ कार्य ऐसे भी वो करती है जो वास्तव में जिन उद्देश्यों के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया उन उद्देश्यों को पूरा करने में वो बाधक सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे कार्यों को मर्टन ने अपकार्यात्मक या दुष्कार्यात्मक भी कहा है। कुल मिलाकर मर्टन के दृष्टि से भी हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपकार्यात्मकता की दृष्टि से देखेंगे। उन्होंने वेबर के नौकरशाही जो थी उसमें कौन कौन से अपकार्यात्मक लक्षणों को जो है आइडेंटिफाई किया। इससे पूर्व मर्टन मार्क्स ने यह भी बताने की कोशिश की कि नौकरशाही जो है उसकी जो नियम प्रक्रियाएं हैं वह उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और यह उसका एक जो है डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है। यानी नियम प्रक्रियाओं का विकास तो इसलिए किया जाता है कि निष्पक्षता हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, लेकिन जब आप नियम प्रक्रियाओं पर ही ध्यान देते हैं तो वास्तव में जो सेवित वर्ग है या वह व्यक्ति जिसके लिए आप कार्य करना, आपको सेवा देनी है, वो नियम प्रक्रियाओं को आप जो है प्रथम शर्त बना देते हैं कि जब तक ये नियम प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तब तक हम आपको यह सेवा उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो ये अक्सर एक समस्या आप देखें कि भारतीय प्रशासन के जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में आप ये देखेंगे कि अधिकांश जो है जो लाभान्वित व्यक्ति है या समूह या वर्ग है और उससे अपेक्षाएं की जाती है कि वो अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराए और नियम प्रक्रियाओं के अनुसार यदि वह प्राप्त कर सकता है, यानी अगर उसको लाभ मिलना है तभी उसको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब ये जो परिभाषित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है किसे लाभ मिलना है किसे नहीं, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जो है व्यक्ति होते हैं या वर्ग होते हैं जो इस जो है लाभ पाने की जो है इससे बाहर चले जाते हैं। अब उनका कोई दोष नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात जो है कही जाती है लोकतंत्र में, लेकिन जब आप वर्गीकरण करते हैं या निर्धारण करते हैं कि किन व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए तो उसमें बहुत सारे नियम प्रक्रिया जो है आप निर्धारित कर देते हैं। तो
अगर कोई व्यक्ति उन नियम प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाता तो फिर वो उस लाभ का जो है भागीदार भी नहीं बन पाता। तो इसलिए आप देखेंगे कि नौकरशाही में ये एक विशेष प्रकार की विशेषता कह लीजिए या बुराई कह लीजिए कि यह पैदा हो जाती है कि वह नियम को और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देती है। और जैसा रिक्स ने कहा कि अगर उसके स्वयं के कोई रिश्तेदार हों या मिलने वाले हों या कोई भी अन्य सामाजिक आधार पर उसकी जान पहचान है तो उसके लिए नियम प्रक्रियाओं में ढील देती जाती है और इसी को भाई भतीजावाद की संज्ञा उन्होंने दी। तो सामान्यतः नियम प्रक्रियाएं जो है दोधारी तलवार की तरह काम करती हैं। अपने लोगों के लिए जो है उसमें ढील दी जाती है और जो बाहरी लोग हैं जो उनको जो है नियम प्रक्रियाओं के द्वारा में बांध कर उनको उनके हक से दूर भी रखा जाता है। और कई बार जो है नियम प्रक्रियाएं जो है वो एक वास्तविक व्यक्ति को जो जिसको मिलना चाहिए जो वाजिब है किसी का हक उसको भी नहीं मिल पाता क्योंकि वह नियम प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए ये एक अब कार्यात्मकता है क्योंकि प्रशासनिक तंत्र का उद्देश्य था कि राज्य द्वारा जो भी वस्तु और सेवाओं का वितरण किया जाना है प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें उसको फैसिलिटेट करना था, लेकिन वह नियम प्रक्रियाओं के माध्यम से एक फैसिलिटेटर होने के बजाय वो जो है वो एक बाधा पैदा करना शुरू कर रहा है। इसलिए रूल्स और जो प्रोसीजर्स हैं ये इसका एक डिसफंक्शनल एस्पेक्ट भी है। तो इसी तरह दूसरी बात जो नौकरशाही की विशेषज्ञता के रूप में या विशेषता के रूप में निर्धारित की थी मैक्स वेबर ने कार्य विशेषज्ञता कि यहाँ प्रत्येक पद पर जो व्यक्ति पदासीन होता है यानी जो पदाधिकारी होता है वो अपने कार्य को करने में विशेषज्ञ होता है। तो इस प्रकार से नौकरशाही विशेषज्ञों की संस्था है। ये एक वेबर ने इसके कह सकते हैं कि एक हाईलाइट किया था इसके इस एस्पेक्ट को। लेकिन मर्टन ये कहते हैं कि यह जो है अगर आप किसी एक कार्य को करने में विशेषज्ञ हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे कार्य आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हर पदाधिकारी अपना कार्य तो करता है, अपने कार्य को समझता है और उसके प्रति एक विशेष समझ है, लेकिन अन्य के कार्यों को समझने के लिए उसके पास सामान्य समझ भी नहीं होती। तो विशेषज्ञता का मतलब ही यही होता है कि किसी एक कार्य को करने में वह अत्यधिक निपुण है लेकिन सभी कार्य नहीं कर सकता। तो ये कार्य विशेषज्ञता जो है वो एक ज्ञान का विखंडन पैदा करता है। वह जो है आप एक चीज़ को जानते हो, एक पक्ष को जानते हो और दूसरे पक्ष को आप समझ नहीं पाते हो। तो ये जो है एक प्रकार से विशेषज्ञता आपको सामान्य बुद्धि या समझ का अभाव भी आपके अंदर पैदा कर देती है। निर्वैयक्तिकता ये एक लक्षण बताया गया था, नौकरशाही का विशेषता बताई गई थी वेबर के द्वारा कि इसमें व्यक्ति जो है मनमानेपूर्ण तरीके से जो है कार्य नहीं करता बल्कि नियम प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करता है, तो सभी के साथ समव्यवहार होता है। तो लेकिन ये जो निर्वैयक्तिकता है बेसिकली एक अधिकारी के अंदर एक ऐसा भाव पैदा कर देता है कि वो सामने जो व्यक्ति खड़ा है जिसको उसकी आवश्यकताओं को उसको पूरा करना था तो उसके प्रति उसके अंदर कोई मानवीय भाव की कमी हो जाती है। वो नियम प्रक्रियाएं और फाइल और इंफॉर्मेशन सूचनाओं पर ही उसका ध्यान टिका रहता है। वो ये नहीं देख पाता कि जो व्यक्ति सामने आया है वह जो है एक नागरिक है और उसको उसकी सेवा करना जो है उसका दायित्व है। वो ये भूल जाता है कि जो सामने खड़ा व्यक्ति है वह एक नागरिक है। वह उसको किस रूप में देखता है, वो इसको एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में, एक सूचना के रूप में देखता है कि यह जो है कुछ इनपुट लेकर आया है, यानी इसकी कुछ डिमांड है, हम देखते हैं क्या यह नियम अनुसार है, अगर है तो हम प्रोसेस करेंगे, नहीं तो हम उसको नो कर देंगे, मना कर देंगे। तो ये एक मशीनीकृत व्यवहार को भी निर्वैयक्तिकता जन्म देती है और इसीलिए नौकरशाही जो है असंवेदनशील मानी जाती है।
इसी प्रकार कार्य क्षेत्राधिकार की बात कही जाती है कि प्रत्येक के कार्य और कार्य क्षेत्र निर्धारित होते हैं, किसको क्या दायित्व है और क्या कर्तव्य है निर्धारित किया जाता है प्रत्येक पद के। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य यही होता है कि उसे उस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। लेकिन चूंकि एक संगठन में जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करने पड़ते हैं और ये संभव नहीं हो पाता कि आप प्रत्येक परिस्थिति में आप ये निर्धारित कर सकें कि यह कार्य एक्स का है कि यह कार्य वाई का है। यह संभव नहीं होता। एक सामूहिक जो है उत्तरदायित्व की भावना के बजाय प्रत्येक जो अधिकारी है वो अपने अपने दायित्व की बात करता है। ये मेरा काम नहीं, ये उनका काम है, वो कहेगा ये उसका काम है। क्योंकि यह संभव नहीं हो पाता कि किस परिस्थिति में यह कोई एक विशेष उत्पन्न परिस्थिति में एक विशेष कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए था। तो इसलिए क्या है कि कार्य टालने की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं अधिकारी और वो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए आप देखिए कि जो विशेषताएं बताई गई थी नौकरशाही की, मर्टन उसको अब कार्यात्मक श्रेणी में रखते हैं। कहते हैं कि ये जिसको आप विशेषता कह रहे हो वास्तव में ये एक प्रभावी संगठन के लिए बाधा है। और इसीलिए मर्टन का जो कमेंट्री है या कह सकते ऑब्जर्वेशन है नौकरशाही को लेकर वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा मैंने कहा डिसफंक्शनल, अब कार्यात्मक दृष्टि से उन्होंने नौकरशाही को देखा। तो कार्ल मार्क्स ने जो कि आप वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के रूप में उनकी जो थियरीज है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अलग से विस्तार से अगले टॉपिक में मार्क्स के विचार पढ़ाऊंगा आपको। तो हम देखें कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने भी नौकरशाही को राज्य का एक विस्तार माना। आप जानते हैं कि मार्क्स जो है वो स्टेट को एक ऑपरेटिव मशीनरी के रूप में, एक शोषक तंत्र के रूप में देखते हैं और नौकरशाही राज्य का क्या है, एक विस्तार ही है। तो वो उसको अनुत्तरदायी कठोर शक्ति का केंद्र और एक शोषक वर्ग के रूप में देखते हैं और वो अब जनता से आह्वान करते हैं कि इस व्यवस्था का नाश करने के लिए वो क्रांति करें। तो मार्क्स नौकरशाही के प्रबल जो है विरोधी हैं, क्योंकि वो एक पावर ऑफ सेंटर के रूप में, एक ऑपरेटिव मशीनरी के रूप में और ये एक शोषक वर्ग, एक कह सकते हैं कि एक न्यू एलीट के रूप में उसको देखते हैं। पीटर ने का जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा, पीटर्स प्रिंसिपल बड़ा फेमस है। वो उनका ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो करियर सिस्टम है वह अपने आप में बहुत ही दोषपूर्ण है, क्योंकि नीचे मान लीजिए कि कोई पद से पाने की श्रृंखला 3 पर कोई कार्य कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम करता है, तो हम 2 पद जब खाली होता है तो हम 3 वाले को 2 पद के कार्य के लिए प्रमोट कर देते हैं। करियर सिस्टम में ये होता है कि व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत उसी सेवा में बना रहता है और अपने अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप उसकी पदोन्नति और अधिक वेतन उसको मिलता है। तो उसको पदोन्नति होती है। जब पदोन्नति होती है तो वो निचले स्तर से उठकर ऊंचे वाले स्तर पर चला जाता है। तो लेकिन पीटर का ये कहना है कि कार्य 3 पद के जो कार्य थे और 2 पद के कार्य थे, दोनों में अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक अच्छा प्रोफेसर है जो अपने विषय को बहुत अच्छे से समझता है और जो है उसने बच्चों के साथ बहुत अच्छे रैपो है, बहुत बढ़िया से अपने विषय को पढ़ाता है, समझाता है। परंतु जब आप उसको एक प्रशासनिक दायित्व दे देते हैं, उसको प्राचार्य बना देते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक समस्या पैदा होती है। स्टूडेंट्स अब वो प्राचार्य के कार्य और दायित्व में जो है वो बिजी हो गए, है ना, उनका अध्यापन छूट जाता है। अब इसमें 2 तरफा नुकसान हुआ। एक तो बच्चों को एक अच्छे प्रोफेसर जो है अब पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और जो प्रोफेसर अच्छे थे वो अब अच्छे काम एक प्रशासक के रूप में भी नहीं कर पा रहे, एक प्राचार्य के दायित्व भी नहीं निभा पा रहे। कारण क्या है कि जो प्राचार्य के जो पद के दायित्व हैं उस पद के दायित्व को निभाने के लिए जो आवश्यकताएं या जो योग्यताएं चाहिए वो उनके पास नहीं थी, वो उनको उस तरह की ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई। ये वही बात है कि आज आप एक अच्छे शिक्षक थे और कल आप जो है प्रमोशन होकर आप जो है प्रिंसिपल बन जाते हो।
और फिर दूसरे दिन से आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक श्रेष्ठ जो है प्रशासक की भूमिका निभाएं। तो ये जो इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई रातों रात नहीं होता, आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ती है, आपको एक टेक्निक चाहिए, आपको नए प्रकार के नियम कानूनों की जानकारी चाहिए और एक प्रशासक की जो भूमिका है वो उसकी ट्रेनिंग आपको एज ए प्रोफेसर नहीं थी। तो यू हैव लॉस्ट टू वेज, एक अच्छे प्रशासक प्रोफेसर को आपने खो दिया और एक अच्छे प्राचार्य की जो भूमिका निभाई जानी थी वो निभाई नहीं जा पा रही। तो पीटर जो कहते हैं ये अक्षमता की पदोन्नति, ये जो है तो आपने किसको, इनकॉम्पिटेंस को बढ़ावा दिया, कॉम्पिटेंस को बढ़ावा नहीं दिया, नहीं आपने क्या किया कि हर जगह अफरा तफरी मचा दी। तो ये जो करियर सिस्टम है ये अपने आप में जो है वो प्रभावशीलता को या प्रभावोत्पादकता का प्रतीक नहीं है। तो उनकी नज़र में क्या होना चाहिए, लैटरल एंट्रीज होनी चाहिए ना प्रत्येक पद के लिए। जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जो उस कार्य को करने में योग्यतम है उसके लिए पृथक रूप से क्या होनी चाहिए, भर्ती की जानी चाहिए। ये नहीं कि पदोन्नति कर दी जाए, इससे दो तरफा नुकसान होता है। निचले स्तर पर जहाँ वो काम कर रहा था वो जो है वहाँ उस कार्य का अभाव हो गया, वहाँ आपने एक श्रेष्ठ व्यक्ति को खो दिया और जिस पद पर आपने उसे पदोन्नत किया है वो उसका पद के कार्य को करने के लिए ट्रेनिंग नहीं है उसके पास। तो ये पीटर ने इसके बारे में इस तरह से कहा कि वह करियर सिस्टम जो है जिसमें एक प्रमोशन उसका एक फीचर है वो अपने आप में एक डिसफंक्शन, इसका एक डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है। तो ये सारी बातें जानने के बाद अगर हम वेबर के नौकरशाही का मूल्यांकन करना चाहें तो क्या कहें। एक तरफ वेबर ने इसको कहा था कि जब तक वर्तमान सभ्यता में आप स्थायित्व, विशेषज्ञता, निर्वैयक्तिकता है ना, आंतरिक नियंत्रण, ये सारी चीज़ों को महत्व देते रहेंगे तब तक नौकरशाही से बेहतर और कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं हो सकता। दूसरी ओर वेबर स्वयं भी इस बात से बहुत अच्छे तरीके से अवगत थे कि नौकरशाही एक है ना बुरा मालिक और एक अच्छा नौकर, इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। तो ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका क्या विकल्प है। तो अब विकल्प तो तब होगा जब आप अपने आवश्यकताएं को बदलेंगे, आप अपने मूल्य को बदलेंगे। अगर आप इस चीज़ को महत्व दे रहे हो नहीं हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिस पर प्रत्येक व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है, स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति अपने कार्य को करने में विशेषज्ञ हो, निर्व्यक्तिक तरीके से काम करे, तो ये सारी जो बातें हैं अगर आप इसको पकड़ कर बैठे रहोगे तो फिर और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो तब मिलेगा जब आप प्रशासनिक मूल्यों को बदलो या उसको स्वीकार करो कि देखिए हमारा प्रशासनिक तंत्र होना ऐसा होना चाहिए जो संवेदनशील, उत्तरदायी हो, जो लोगों के साथ मिलकर काम करे, लोकमत के साथ चले और जो है वो फ्लेक्सिबल हो, लोचशील हो, नियमों प्रक्रियाओं को बदला जा सकता है व्यक्ति की ज़रूरतों के अनुसार। अगर आप ऐसी चीज़ों को महत्व दोगे तो आप एक नए प्रकार के संगठन की बात कर सकते हो। तो टीम और मैट्रिक्स प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस वहीं पॉसिबल होता है जहां आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हो, रूल्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते, हायरार्की इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो इसीलिए जब तक आप मूल्यों में परिवर्तन नहीं करोगे, प्रशासनिक मूल्यों में कि आप जो है एक प्रशासनिक तंत्र से क्या अपेक्षा करते हो, तब तक आप नौकरशाही का विकल्प नहीं ढूंढ सकते। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई और इन सभी बातों पर हमने आपको मटेरियल शेयर किया है। आप ग्रुप में देखें, व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ें और इसके बावजूद यदि कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न मेरे को भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने इस शीर्षक को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।